बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्टिविटी ऑन एरो डायाग्राम को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी ऑन एरो डायाग्राम दरअसल एक तरह की नेटवर्क डायाग्राम है। नेटवर्क डायाग्राम क्या होती है? अ स्कीमेटिक डिस्प्ले ऑफ द प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। नेटवर्क डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो किसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के दरमियान सीक्वेंस और लॉजिकल रिलेशनशिप को जाहिर करती है। नेटवर्क डायग्राम स्केजुलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके दो मेथड्स हैं, एक एक्टिविटी ऑन नोड है और दूसरा एक्टिविटी ऑन एरो मेथड है। एक्टिविटी ऑन नोड मेथड इससे पहले हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो से पहले अगर आप वो वीडियो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको ये समझने में भी आसानी होगी क्योंकि वहाँ हमने स्केजुलिंग के और दीगर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा तफसील से डिस्कस किए हैं। वो जो मेथड उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो एक्टिविटी ऑन नोड मेथड है। इसमें हम दूसरा मेथड डिस्कस करने लगे हैं जिसको एक्टिविटी ऑन एरो कहा जाता है। ये दरअसल एक्टिविटी ऑन नोड का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। ये एक्टिविटी ऑन नोड मेथड जो है उससे लेस पॉपुलर है। इसकी वजह आप देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें चीज़ें उतनी आसानी से वाज़े भी नहीं होती। इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक्टिविटी होती है वो एरो के ऊपर ज़ाहिर की जाती है और उसके ऊपर उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है और उस एक्टिविटी ने कितने अरसे में कंप्लीट होना है ये भी लिखा जाता है। जबकि नोड्स जो होते हैं वो इवेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। उनमें उनको आप कोई लेबल देते हैं कि नंबर या लेटर लगा देते हैं या कोड लगा देते हैं और उसके अलावा यानी वो इवेंट का जो नंबर है उसके अलावा उसमें अर्लीस्ट और लेटेस्ट इवेंट टाइम्स लिखे होते हैं कि ये इस इवेंट का अर्लीस्ट टाइम क्या है और लेटेस्ट टाइम क्या है। अर्लीस्ट जो इवेंट का टाइम होता है वो दरअसल किसी एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट टाइम और जो लेटेस्ट इवेंट टाइम होता है वो किसी एक्टिविटी के लेट फिनिश टाइम को जाहिर करता है। यानी कोई एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम से क्या मुराद है कि कोई एक्टिविटी कितनी जल्दी शुरू हो सकती है और कितनी लेट वो ख़त्म हो सकती है बगैर इसके कि प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन में कोई इजाफा हो। ये चीज़ें हमने थोड़ी तफसील से उस पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर वो आपने देखी हुई है तो ये समझना आसान होगा, नहीं तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि उसे देख लें। यानी इसकी ये नोटेशन होती है, इधर इस तरह से एक इवेंट जो है वो एक दायरे की शक्ल में लगाया जाता है। यहाँ इवेंट का लेबल लिखा होता है, यहाँ अर्लीस्ट इवेंट टाइम और यहाँ लेटेस्ट इवेंट टाइम होता है। जबकि जो एरो होता है उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन यानी एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ होगा और नीचे उसकी ड्यूरेशन लिखी होगी कि ये एक्टिविटी कितनी देर में कंप्लीट होनी है। एक मिसाल से समझ लें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेल्टा है, उसमें ये एक्टिविटीज़ हैं ABCDEFGH। उनके आगे डिस्क्रिप्शन है। ए एक्टिविटी असल में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, बी क्वेश्चनेयर डिज़ाइन है, सी टारगेट मार्केट आईडी है, सर्वे सैंपल है, डी ई जो है वो डेवलप प्रेजेंटेशन है, एफ एनालाइज रिजल्ट है, वगैरह वगैरह। और यहाँ उनके प्रीडिसेसर्स लिखे हुए हैं कि इस एक्टिविटी से पहले किस एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। तो एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है। एक्टिविटी बी जो है उससे पहले ए का कंप्लीट हो जाना लाजमी है। यानी क्वेश्चनेयर डिज़ाइन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन साइनिंग ना हो जाए। इसी तरह सी का जो प्रीडिसेसर है एक्टिविटी है, यानी वो एक्टिविटी जो इसको सी से शुरू होने से पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो भी ये है। जबकि ये जो एक्टिविटी डी है उसके दो प्रीडिसेसर्स हैं, बी और सी। जब बी और सी कंप्लीट हो चुके होंगे तो तभी डी शुरू हो सकेगी। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं कि किस तरह से ये बनाया जा सकता है। तो ये तरीका होता है उसको ज़ाहिर करने का। ये देखें, ये इवेंट है, यानी ये इवेंट यहाँ पे इवेंट नंबर 1, यहाँ इसका अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट टाइम,
ये एक्टिविटी ए ज़ाहिर की जाएगी एरो के ऊपर, यहाँ इसके नीचे उसका टाइम भी लिखा जाएगा जो अभी नहीं लिखा गया। ये दूसरा इवेंट और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी। ओके फाइन। अच्छा, अब ये तो देख लें कि ये जो मिसाल के तौर पर बी एक्टिविटी थी उससे पहले ए हो गई थी, सी से पहले भी ए का होना ज़रूरी था, एक एक एक्टिविटी। अब मसला आएगा डी पर, जिससे पहले दो एक्टिविटीज़ का मुकम्मल हो जाना लाजमी है। तो अब सवाल ये है कि इसे हम कैसे ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, उसका एक तरीका तो ये है कि हम यूं लिखें कि ये बी एक्टिविटी होगी, ये सी एक्टिविटी होगी, और उसके बाद इसके आगे भी डी लिख दें और इसके आगे भी डी लिख दें। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटी को तो एक ही दफ़ा ज़ाहिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बी के बाद भी एक एक्टिविटी डी हो रही है और सी के बाद भी एक एक्टिविटी डी हो रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक नोड से जो हमारा नोड है उससे पहले दोनों एक्टिविटीज़ को बी और सी को इकट्ठा लिख दें। अब ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बी का ख़त्म होना एक्टिविटी का एक अलग नोड होगा और एक अलग इवेंट होगा, और सी का ख़त्म होना एक अलग इवेंट है, जबकि इस सूरत में वो एक ही इवेंट नज़र आ रहा है। एक ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि उससे पहले वैसे ज़ाहिर कर दिया जाए कि बी के बाद ये इवेंट होगा और डी शुरू होगी, और सी के बाद भी इवेंट होगा और शुरू होगी। यानी यहाँ पे आप एक डमी एक्टिविटी, इसको कहते हैं डमी एक्टिविटी, जो एक्चुअल में कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए उसको डालते हैं। तो ये जो तरीका किया जाता है ये इस एक्टिविटी एंड एरो मेथड में, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हों तो बाकी एक्टिविटीज़ के साथ डॉट डॉट लगा के इस तरह एक डॉटेड एरो लगाया जाता है, जो उसके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए, लॉजिकल रिलेशनशिप को, लेकिन वो कोई एक्टिविटी एक्चुअल में होती नहीं है, इसको डमी एक्टिविटी कहा जाता है। ओके जी, अब यहाँ देख लें। अब ज़रा एक दफ़ा हम उस टेबल पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, बी और सी से पहले ए का हो जाना ज़रूरी है, डी से पहले बी और सी का होना ज़रूरी है, ई से पहले बी का, इसी तरह एफ का, सी का होना ज़रूरी है, और एच से पहले ई एफ जी तीनों का हो जाना ज़रूरी है। तो इसके मुताबिक अब अगर आप इसे देखें तो ये इवेंट, पहला इवेंट यानी ये शुरू हुआ है काम, उसके बाद एक्टिविटी ए है, फिर एक तरफ एक्टिविटी बी है, दूसरी तरफ एक्टिविटी सी है। सी के बाद एक एक्टिविटी डी शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए डी के लिए चूंकि बी का कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, लिहाजा यहाँ पे हमने एक डमी एक्टिविटी डाल दी है, महज ये दिखाने के लिए कि इसके पहले, डी से पहले इसका होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जी है, या एक और इवेंट होगा, एफ होगा, इधर से ई आ रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हम जाहिर करते हैं। एक्टिविटी या नोड मेथड में वो रिलेटिवली सिंपल होता है, उसमें इस तरह की कोई डमी एक्टिविटी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें एक्टिविटी एरो पर नहीं बल्कि नोड पर लिखी हुई होती है। अच्छा, अब एक फॉरवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास क्या है कि आप देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि अर्लीस्ट जो टाइम्स हैं वो कब होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ये देखें, ये अर्ली स्टार्ट टाइम है इस इवेंट 1 का। इवेंट 1 क्या है, आप समझ लें कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। तो ये 0 टाइम पे शुरू हो सकता है, इसके लिए इससे पहले कोई और टाइम का गुजर जाना लाजमी नहीं है। तो 0 टाइम पे ये इवेंट होगा और उससे बाद एक्टिविटी ए शुरू हो जाएगी, और एक्टिविटी ए में 5 वीक्स या दिन लगेंगे। उसके बाद दूसरा इवेंट। अब ये जो दूसरा इवेंट है ये अर्लीस्ट टाइम कब है, 5, यानी जब एक्टिविटी ए खत्म हो जाएगी तो चूंकि इसकी ड्यूरेशन 5 वीक्स है और ये 0 टाइम पे शुरू होगी, तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट शुरू होने के कम से कम भी 5 वीक के बाद ये इवेंट होगा। उसके बाद एक्टिविटी बी शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, दूसरी तरफ एक्टिविटी सी शुरू हो जाएगी।
तो अब बी जब होगी तो अब ये जो इवेंट 3 है ये कम से कम भी 10 वीक्स के बाद शुरू होगा, इवेंट होगा। क्यों? इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने में 5 वीक्स लगेंगे और फिर उसके बाद 5 वीक्स इसमें लगेंगे, तो गोया कम से कम भी ये इवेंट 10 वीक्स के बाद होगा। इधर आते जाएं तो क्या है कि इधर से जो है ये इधर 6 हैं, तो अब क्या है, यहां तक 5, पहली एक्टिविटी के खत्म होने में 5, दूसरी एक्टिविटी के खत्म होने में 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे जी? ये इवेंट कम से कम भी 11 वीक्स बाद होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, इधर से आए अगर आप इसकी तरफ, तो यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी ये जाहिर कर रही है कि इस एक्टिविटी के बाद ये इस एक्टिविटी के इस इवेंट के बाद ये इवेंट होना है। तो हम अगर इधर से आए तो 5 और 5 10 हैं, इधर से आए तो 5 और 6 11 हैं। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस इवेंट के लिए, यानी ये इवेंट इधर से आए तो 10 वीक्स के बाद हो सकता है, इधर से आए तो 11 वीक्स के बाद हो सकता है, तो हम कौन सा लिखेंगे? जो ज्यादा टाइम होगा। क्यों? कि अगर 10 वीक के बाद ये इवेंट हो भी गया तो ये इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो जो ज्यादा वाला टाइम होगा वो लिखेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी लिखते जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप अर्ली स्टार्ट टाइम को कैलकुलेट करते जाते हैं, इसे हम फॉरवर्ड पास कहते हैं। इसके लिए भी पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां हमने तफसील से डिस्कस किया है। उसके बाद बैकवर्ड पास है। बैकवर्ड पास आप उल्टा शुरू करते हैं, यानी ये जो इसका इवेंट का लेटेस्ट टाइम जो है, जो इसका अर्लीस्ट टाइम है, उसी को पहले आप लेटेस्ट करते हैं और फिर उसमें से हर एक्टिविटी का टाइम माइनस करते जाते हैं पीछे की तरफ आते हुए। और ये ऊपर लिखा हुआ अर्ली टाइम, ये लेट टाइम इधर नीचे लिखा होता है। तो ये इवेंट अगर 30 वीक्स के बाद होना है और उससे पहले ये एक एक्टिविटी 2 वीक्स के लिए होगी, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट जो है वो 28 को, यानी लेटेस्ट, अगर इस प्रोजेक्ट ने 30 वीक्स में कंप्लीट होना है तो इस इवेंट को लेटेस्ट भी 28 वीक्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम पीछे की तरफ आते जाते हैं। 28 में से 4 निकाले 24, ठीक है। 28 में से 9 निकाले तो कितने हो गए? अब ये देखें, यहां से एक चीज देखें, 28 में से 9 निकालें तो कितने होंगे? 19। लेकिन अगर इधर से आए, इस इवेंट से पहले पीछे आते हुए, एक ये इवेंट हो रहा है और एक ये इवेंट हो रहा है, इधर से आए तो 28 में से 9 निकालें तो 19 के बाद ये हो सकता है। लेकिन इधर से आए तो 24 में से 13 निकालने, चूंकि एक्टिविटी डी में 13 वीक्स लगेंगे तो 11 होगा। तो इधर से आए तो 19, इधर से आए तो 11। तो अब आप कौन सा लिखेंगे? बैकवर्ड आते हुए आप जो छोटा टाइम होगा वो लिखेंगे। जब आप फॉरवर्ड आ रहे थे तो आप जो ज्यादा वाला टाइम है, 2 में से जो ज्यादा वाला टाइम है वो लिखते हैं, और पीछे आते हुए 2 में से जो कम वाला टाइम है वो लिखते हैं। तो इस वजह से, इस तरह से ये बैकवर्ड पास भी हो जाएगा। अब हमारे पास तमाम इवेंट्स के अर्ली और लेट टाइम्स आ गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है? स्लैक करना होता है। स्लैक जो है, स्लैक क्या होता है कि किस एक्टिविटी पर डिले किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इस इवेंट ने 28 वीक्स बाद भी हो तो प्रोजेक्ट अपने टाइम पे ही खत्म होगा, ठीक है। जबकि 28 से 6 निकालें तो 22, 6 निकालें तो 22 तक आ जाता है। इधर से आए तो ये 10 अर्लीस्ट हो सकता है। ये 10 वीक्स के बाद हम कह रहे हैं कि इधर से आते हुए ये इवेंट हो सकता है अर्लीस्ट। लेकिन अगर ये 10 से डिले होके 22वें वीक पर भी चला जाए ये इवेंट, तो हमारे प्रोजेक्ट में ओवरऑल कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्लैक टाइम। इसकी भी तफसील उस वीडियो में ज्यादा ज्यादा मौजूद है। तो ये स्लैक टाइम है, यानी इस इवेंट पर आप जरा डिले कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो यहां से ये 28 है ना,
तो इसमें लगने हैं 9 वीक्स, तो 11 वीक्स 9 से निकालें तो ये कितने हो जाएंगे, 28 में से 9 19 वीक, जबकि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 8 वीक का आपके पास स्लैक टाइम मौजूद है। तो ये आप एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को देखकर लगाते हैं कि स्लैक टाइम कहाँ कहाँ मौजूद है। अगर आप ये देखें और आपने इससे पहले पिछली वीडियो देखी हुई है, तो जो एक्टिविटी अननोड मेथड है उसमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है, स्लैक टाइम लिखा भी होता है कि कितना मौजूद है। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा गौर करके देखना पड़ता है, और फिर अल्टीमेटली आप क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल पाथ से मुराद वो पाथ है जिस पे कोई स्लैक टाइम नहीं है, यानी ये वो पाथ है जो ठीक अपने टाइम पे खत्म होना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो वो आप यहाँ से देख लेंगे कि किस पाथ में से, यानी ये पाथ यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक इधर से ए 1 2 3 3 के बाद 6 और फिर 7, दूसरा पाथ 1 2 4 6 और 7, इसी तरह से 1 2 4 5 और 6 और फिर 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, मतलब कई पाथ बन रहे हैं। तो अब इनमें से पाथ कौन सा होगा जिसके ऊपर कोई स्लैक टाइम नहीं होगा, यानी आपके पास उस पर रिलैक्स करने का कोई टाइम नहीं है, तो वो क्रिटिकल पाथ होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे उस क्रिटिकल पाथ को और उससे पहले स्लैक टाइम को आइडेंटिफाई करना खासा मुश्किल है। इसी वजह से जो एक्टिविटी ऑन एरो मेथड है ये अब लेस पॉपुलर है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। ज़्यादातर हम एक्टिविटी ऑन नोड मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो जी ये हमारी डिस्कशन थी एक्टिविटी ऑन एरो मेथड के बारे में।